कहां तक बातें हमारी लास्ट क्लास में हुई थी? अच्छा, यहीं तक हुई थी। चलिए, तो इधर हम बातें कर रहे थे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इधर हमारे सामने चल रहा था कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इधर हम बात कर रहे थे बॉन्ड लाइन की। चलिए, बातें नहीं करेंगे भाई। कंडेंस करने की कोशिश करेंगे सभी को। कंडेंस करने का कोई सर्टेन रूल नहीं है, आप किसी भी हद तक उसको कंडेंस कर सकते हो, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे पहले वाले में अगर अपन बात करें, कैसे मूव करना हमें, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जिस कार्बन पर जैसे जैसे एक जैसे एटम या ग्रुप लगे उनको एक साथ लिखते जाओ। जैसे इस कार्बन पर एक जैसे कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, 3, तो पहले ये कार्बन लिख दो और 3 हाइड्रोजन सबस्क्रिप्ट पर 3 का इस्तेमाल करो, 3 ऐसे। फिर आगे ये जो आपका कार्बन है किससे जुड़ा हुआ बताइए, कार्बन से। तो ये बॉन्ड मैं दिखा रहा हूं, चाहूं तो इसको भी ना दिखाऊं। तो यहां पर कार्बन, उस पर एक जैसे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2, तो यहां पर मैंने लगा दिए हैं 2 हाइड्रोजन। फिर आगे फिर किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन। अब इस कार्बन पर बताओ, एक तो कौन है, H है, और एक आपका कौन है, Cl। तो यहां पर मैंने इसको ऐसे दिखा दिया H और मैंने Cl नीचे ले लिया है। इससे बेटर क्लियरिटी आई है, मालूम चल चुका है कि Cl किस कार्बन पर है। फिर आगे बढ़िए, आपके सामने आगे कार्बन है, उस पर कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2, एक साथ ऐसे लिख दीजिए। आगे बढ़िए, कार्बन है, उस पर फिर से एक H है और एक कौन है, Br, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर आगे कार्बन और उस पर कितने हाइड्रोजन है, 3। हम इस प्रकार से भी इसको कंडेंस कर सकते हैं। क्या सर इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और कंडेंस कर सकते हैं। अब बाकी के बॉन्ड भी गायब किए जा सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH और Cl। देखिए ध्यान दीजिए, जो एटम जिससे जुड़ा है उसके बाद आएगा। जैसे आपका जो Cl है वो कौन से वाले कार्बन पर है, रेड वाले का, तो ये रेड वाले कार्बन के बाद लिखा जाए। क्लियर, ये रहा आपका रेड वाला कार्बन और ये रहा Cl। क्योंकि जब आपके सामने स्ट्रक्चर ऐसी होगी और अगर आप ये नहीं पहचान पाए कि Cl किस पर है तो प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, फिर से कौन है, CH2, फिर से CH और ये Br आप यहां पर लिख सकते हो, फिर से कौन आ जाएगा, CH3। तो ये हमने कंडेंस कर दिया है। आइए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पर बात कर लेते हैं। इधर से हम बात करते हैं, ये देखो या इधर से कर लो, ये हमारे सामने कार्बन है इस तरीके से, ये रहा कार्बन। अब बताओ इस कार्बन पर तीनों क्या है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे कार्बन है, ये रहा कार्बन, इस पर भी क्या है, हाइड्रोजन, दिखाने की जरूरत, फिर आगे कार्बन है, ये रहा।
और इस कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ है आप बताइए, Cl। तो इस Cl को तो दिखाया जाएगा क्लियरली। फिर आगे कौन है, कार्बन। फिर से कौन है, कार्बन। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत, इस कार्बन पर कौन है, Br, दिखाने की जरूरत है। फिर से कौन है, तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। देखिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बॉन्ड्स के साथ साथ एटम्स को भी गायब कर सकते हैं। थोड़ा सा वापस समझिए, जब आप यहां से यहां जाते हैं तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप बॉन्ड्स गायब कर सकते हैं। क्या गायब कर सकते हैं, एटम गायब नहीं कर सकते। आप देख लो जितने एटम थे सारे लिखे हमने, केवल उनके बीच के बॉन्ड नहीं दिखाए, इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन जब आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपके बॉन्ड्स के साथ साथ एटम्स भी गायब हो गए। देखिए आप बताइए यहां पर कौन है, कार्बन, लेकिन हमने नहीं दिखाया। और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, जो कि नहीं दिखाए। तो कौन से एटम्स हम छुपा सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन, जो कार्बन पर जुड़े हैं, उसके अलावा तो दिखाने पड़ेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको भी कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। कहां से कहां जाएंगे दोस्तों, लेफ्ट से राइट। तो बताइए पहले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3, ऐसे लिख दो। फिर आपका कार्बन और उस पर कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2, आगे बढ़ जाओ। फिर इस प्रकार से आपके सामने कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और OH, इस प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने गायब कर दिया। आपको बाय डिफॉल्ट मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इधर कार्बन से बना हुआ है तो उधर हाइड्रोजन से होगा। क्या इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है, हाँ। कंडेंस करने का कोई सर्टेन रूल नहीं है। CH3, CH2 और C, 2 ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो किस पर है, कार्बन पर। कौन से वाले कार्बन पर है, रेड वाले। तो रेड वाले के बाद आएंगे, पहले नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन से वाला कार्बन, रेड वाला कार्बन, और ये रहे आपके दोनों ऑक्सीजन, इस प्रकार से। अब अगर अपन बात करें तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इसके बाद ऐसे लिखा जाएगा। क्या इसको और भी कंडेंस किया जा सकता है, जी हां, और भी कंडेंस किया जा सकता है। ये रहेगा CH3, ये रहेगा CH2। अब एक ही कार्बन पर दोनों ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन होल ट्वाइस और H, इस प्रकार से कंडेंस किया जा सकता है। इस प्रकार से लिखकर हमसे सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करवा सकता है, तो हमें स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। वापिस हमें आना पड़ेगा सिग्मा पाई काउंट करने के लिए। मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि IOC पूरी हो चुकी है, अगर हम सिग्मा पाई नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। इधर से मैं नंबरिंग कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखिए ये मैंने बनाया है कार्बन नंबर 1। अब बताओ 1 पर क्या क्या लगा हुआ है, 1 पर इसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, ये रहे, ये दिखाने पड़ेंगे। अगर कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम के साथ है, और जितने भी हैं सब क्लियरली मेंशन करेंगे, सिंगल है तो सिंगल, डबल है तो, जैसे इन दोनों में डबल बॉन्ड था दिखाया। अब ऑक्सीजन में और कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो ये देखो सिंगल भी दिखाना पड़ेगा। H का बॉन्ड मैं छुपा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन H मेंशन जरूर करना पड़ेगा। यहां पर अगर आपने H मेंशन नहीं किया तो ये गलत होगा। अब बताइए 2 नंबर कार्बन पर चलते हैं, तो ये रहा आपका 2 नंबर कार्बन। बताइए 2 नंबर पर क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, नहीं दिखाऊंगा, आगे बढ़िए। फिर आगे आगे आप कार्बन आपके सामने 3 नंबर, 3 नंबर पर भी क्या है, हाइड्रोजन, मैं नहीं दिखाऊंगा। इधर बताइए 3 नंबर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 नंबर पर, 1 नंबर पर 0, कोई हाइड्रोजन ही। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, तो वो हो गई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। दोस्त इसको कंडेंस करने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे। लेफ्ट से राइट में जाएंगे। बताइए पहले वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3। फिर कार्बन, कार्बन पर ऑक्सीजन के साथ क्या है,
डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन के साथ सिंगल, फिर ऑक्सीजन पर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, उसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और फिर कौन जुड़ा है, कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो ये मैंने कंडेंस कर लिया। क्या सर इसको और भी कंडेंस किया जा सकता है? हाँ, और कैसे कंडेंस करेंगे बताइए। CH3C, अब दोनों ऑक्सीजन है, ये लिख दिए दोनों ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद कौन है, इस ऑक्सीजन के बाद कार्बन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां मिस्टेक हो जाती है। देखो ये वाला येलो कार्बन पर जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो येलो कार्बन के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। कभी गलती से तीनों ऑक्सीजन लगातार लिख दो, नहीं, ये नहीं होगा। आप इस बात को पहचानिए कि रेड वाले कार्बन के ऊपर कितने ऑक्सीजन हैं, तो 2 ही लिखेगा इसके बाद, ठीक है। येलो वाले पर कितना है, 1, तो 1 ही लिखा जाएगा। तो ये तो ऑक्सीजन है, और कौन जुड़ा हुआ है इस पर, कार्बन। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं, ये स्ट्रक्चर देकर सिग्मा पाई पूछ ले, काफी लोग सुलझ जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है बॉन्ड किस पर कितने बने हुए, पाई बॉन्ड्स को छुपा लिया गया है। क्या इसको और भी कंडेंस किया जा सकता है? जी हां, इधर से देखिए कंडेंस करने का तरीका। इधर देखो, ये दोनों ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? पक्का? यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर अगर अपन इस ऑक्सीजन पर देखें, इस ऑक्सीजन पर फोकस करो, इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो एक ग्रुप तो ये रहा, और एक आपका सेम ग्रुप कहां पर रहा, ये रहा। तो आप इसको इस प्रकार से भी कंडेंस कर सकते हैं, CH3CO, ये देखो CH3, ये रहा CH3 होल ट्वाइस, और ये किस पर है, ऑक्सीजन पर। अगर ये देकर आयुपैक नेम पूछ ले, साफ है जनता। आगे रिएक्शन तो छोड़ दो, जब आगे पढ़ेंगे आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, यहीं पर हाथ पकड़ के बैठ जाता है वो। तो ये आपके सामने बन सकता है। थोड़ा सा हम इसमें कॉमन नेमिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई लोगों। कॉमन नेमिंग टाइम टू टाइम आपको बता दी जाएगी। CH3CO ग्रुप, इस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप है। आपने पढ़ा भी होगा कई बार, आप एनिलीन का नाइट्रेशन करवाने से पहले, ब्रोमिनेशन करवाने से पहले उसका एसिटाइलेशन करवाते हैं, मतलब एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप है। आप जानते हैं एसिड का इस्तेमाल कॉमन नेमिंग में 2 कार्बन के लिए किया जाता है, तो 1 और 1 2, तो इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और इट इज एब्रीवेटेड एज AC। इसको एब्रीवेशन में AC लिखा जाता है। आप समझ गए होंगे, पहले 2 अल्फाबेट लिखे गए। तो अब देखो ये आपका एसिटाइल ग्रुप है कि नहीं है, तो इसी को और भी कंडेंस किया जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है AC होल ट्वाइस O। और ये आपने जरूर नाम सुना होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में HgOAC होल ट्वाइस। क्लियर? यस। तो ये आपके सामने आ गया। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पर थोड़ा काम कर सकते हैं, उधर से शुरू करो। ये कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत, अगले कार्बन पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है जो कि दिखाया, फिर ऑक्सीजन है यहां पर दिखाना, फिर कार्बन है दिखाने की जरूरत, लेकिन ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है वो दिखाना, आगे कार्बन पर हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल है, निपटा दिए हैं। चलिए यहां पर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के नीचे 2-4 पॉइंट लिख दीजिए। रिवीजन के टाइम पर अगर आपको याद ना रहे, बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, उनका भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लिखिए, इस कॉलम के नीचे लिख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट्स इसके लिए है। CH bonds are not mentioned, CH bonds are not mentioned। जब भी बॉन्ड बोल रहा हूं तो ऐसे लिखना होता है CH, ये CH bonds are not mentioned, कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको CH बॉन्ड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। CH bonds are not mentioned। अगला पॉइंट लिखेंगे, do not show the carbons, do not show the carbons or hydrogens, do not show the carbons or hydrogens that are bonded to the carbons, that are bonded to the carbons, that are
बॉन्डेड टू द कार्बन्स। अगर कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है दिखाने की जरूरत, अगर कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, लाइन जंक्शंस। लाइन जंक्शंस, जंक्शन किसको बोल रहा है? ये देखो ये वाला, जैसे ये जंक्शन पॉइंट है दो लाइंस का, ये जंक्शन पॉइंट है, तो इनकी बात कर रहा है कि यहां पर कौन होते हैं? कार्बन होते हैं। लिखिए, लाइन जंक्शंस डिनोट कार्बन एटम्स। लाइन जंक्शंस डिनोट कार्बन एटम्स, यानी कि जहां दो लाइन क्रॉस कर रही होती है वहां पर कौन होता है? कार्बन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, टर्मिनल्स डिनोट मिथाइल ग्रुप्स। टर्मिनल्स डिनोट्स मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब यह कहना चाहता है कि जहां पर लाइन आखिरी में खत्म हो रही होगी वहां पर कौन होगा? कार्बन होगा यहां पर, तो अपने आप 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH3 होता है वहां पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपके सामने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा, आपको सीधा बॉन्ड लाइन लिखना है, कंडेंस लिखने की जरूरत, मैं इधर कंप्लीट लिखूंगा, आपको सीधा कंडेंस के अंदर पहुंच जाना है। अगर आप उस कंपाउंड को जानते हैं तो उसका नाम भी आप साथ में लिख देंगे। सीधा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे। बेंजीन से एक एच अटैक सॉरी कार्बन हटाकर नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कर दो, क्या बन जाता है? पायरिडीन। सुलटा दिया है क्या? चलिए देखिए, पहले वाले में थोड़ी सी आपकी सहूलियत के लिए मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। बताइए, यहां पर ये रहा कार्बन नंबर 1 और ये रहा कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन नहीं दिखाना, 2 पर भी नहीं दिखाना, लेकिन 1 और 2 में कितने बॉन्ड हैं? 2, तो ये डबल बॉन्ड तो दिखाना पड़ेगा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड विजिबल होता है, जितने हैं उतने ही दिखाने पड़ेंगे, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन 2 और 3 की बात करना चाहूं तो ये हमारे सामने कौन सा है? कार्बन नंबर 3। बताइए, 2 और 3 का बॉन्ड तो दिखा दिया, लेकिन 2 पर एच नहीं दिखाया, 3 पर भी एच दिखाने की जरूरत। फिर कार्बन आगे किससे जुड़ा हुआ है? ये 4 नंबर कार्बन से, तो ये रहा 4 नंबर का। 3 और 4 में एक बॉन्ड है कि 2 हैं? तो 2 बॉन्ड दिखा दिए। क्लियर? आगे बढ़िए। फिर 4 आगे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको हमने क्या नंबर दिया हुआ है? 5। 5 पर हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसको हमने नंबर दिया हुआ है 6, और 5 और 6 में भी क्या है? डबल बॉन्ड दिखा दिया। फिर 6 आगे एक नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया। हाइड्रोजन हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार हमें ये स्ट्रक्चर देकर हमसे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करवाता है, तो हमें ये से ये बनानी आनी चाहिए।
अगर मैं आपसे पूछूं 4 नंबर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? एक हाइड्रोजन। आगे बात समझ में चल। नेक्स्ट हमारे सामने इस प्रकार से है। अब हमें पहले इन दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड बना लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले मैं कहां से बना रहा हूं। तो ये आपके सामने इन दोनों के बीच में बताओ, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? टोटल 3, तीनों दिखाने पड़ेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स विल बी क्लियरली मेंशन्ड। आगे बढ़िए। फिर ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। सिंगल बॉन्ड है, बस हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत। आगे फिर ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, लेकिन दोनों में डबल बॉन्ड है, दिखाना पड़ेगा। फिर ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, लेकिन बॉन्ड सिंगल है, दिखाने की जरूरत। फिर ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, लेकिन बॉन्ड कैसा है? डबल, दिखाना पड़ेगा। फिर बॉन्ड कैसा है? सिंगल। ये आपके सामने। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो हाइड्रोजन होगा ही, यह हमें मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसकी तरफ। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट बना रहा हूं, आप बताना मैंने ये सही बनाया है या गलत। सही है, केवल हाइड्रोजन गायब किए मैंने और कार्बन एटम्स। नाइट्रोजन विल बी क्लियरली मेंशन, उसको दिखाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ सकता हूं? स्पीड मेंटेन करेंगे, मेरी स्पीड से अपनी स्पीड मैच करेंगे, ना कि आप मुझे अपना जैसा बना लें। कन्वर्ट कीजिए इनको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। जल्दी जल्दी बनाएंगे। पहले वाले को बना पाए क्या? देखिए पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत। फिर इधर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, दिखाना। इधर भी कार्बन है, डबल बॉन्ड है, दिखाना। आप बताओ नाइट्रोजन को दिखाऊं कि छुपाऊं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन को छुपाने की अनुमति है। नाइट्रोजन पर ये H दिखाऊं कि छुपाऊं? दिखाना पड़ेगा इसको। तो आप या तो इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। लेकिन बहुत सारे लोग इस H को दिखाते ही गलत है वो रिप्रेजेंटेशन। अगर हाइड्रोजन अदर देन कार्बन किसी एटम पर है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब शायद आपको चमक गया होगा। पहले इन दोनों के बीच में बात करें तो यहां कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, फिर यहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट थायोफीन हमारे सामने है। यहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। बताओ सल्फर को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? दिखाना पड़ेगा। हाइड्रोजन और कार्बन छुपाए जा सकते हैं, और हाइड्रोजन भी वो जो कार्बन पर है, उसके अलावा सब क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? अब रिवर्स चलेंगे। क्या चलेंगे? रिवर्स। मैं कंडेंस्ड आपको दूंगा और आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कंडेंस फॉर्म दी जाएगी, कंप्लीट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं सिग्मा पाई के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, कारण सिंपल सा, इसमें काउंट कर सकते हो आप। चलिए, किसमें? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में चॉइस है, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, छुपाना चाहो छुपा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखिए, expand each of the following, expand each of the following, expand each of the following condensed formulas, expand each of the following condensed formulas into their complete structural formulas, into their complete structural formulas. Expand each of the following condensed formulas into their complete structural formulas. चलिए, सुलटा दिए है। चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये देकर सिग्मा पाई काउंट करवाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन मॉड्यूल ईएलपी में तो आप खुद ही करेंगे। इस कार्बन पर फोकस कीजिए, बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए थे? 4। कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो 4 बॉन्ड है, सीधी सी बात, ठीक है। तो इसमें से 3 हाइड्रोजन तो आपको साफ दिख रहे होंगे, इसके बाद लिखे गए हैं। तो पहले ये तीनों हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने। उसके बाद इसी कार्बन के बाद एक कार्बन और लिखा हुआ है, तो इस कार्बन पर आने वाले चारों एटम इसके जस्ट बाद लिखे हुए हैं। 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये कार्बन, तो ये हमने कार्बन से बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पर बताइए कौन जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन इसके बाद आए हुए, ठीक है। तो ये लो, ये मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया है, ये मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया है, और इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, ये मैंने कार्बन जोड़ दिया। इस वाले ऑक्सीजन पर ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन रहा, ये कार्बन रहा। इस कार्बन पर फर्दर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, जोड़ दिए हैं, यस। अब आप सोचिए, आपके 2 एटम ऐसे बच गए हैं जिनके बॉन्ड पूरे नहीं हुए। 1 मिनट सर, ये भी आप ही बताओ कौन से बच गए हैं? एक तो इस कार्बन पर फोकस करो, इसके कितने बॉन्ड बने हैं? 3, 4 बनने चाहिए थे। और एक इस ऑक्सीजन पर फोकस करो, कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे? 2, लेकिन कितने बनाए? तो आप समझ जाओ उनके बीच में क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पर आपको एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। तो आप कंडेंस से कंप्लीट की तरफ चले गए। क्या पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब पूछने दीजिए सिग्मा और पाई, क्या ही दिक्कत है। आगे बढ़ते, देखिए भाई एक बात सिंपल रहेगी, बात नहीं करनी है चलती क्लास में। अगर आप बात करना चाहते हैं, जिसके साथ करना चाहते हैं बाहर जाके कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति। इस क्लास में जो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है ना, प्लीज उसको डिस्टर्ब
क्योंकि उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है। किसी का आखिरी चांस है, आखिरी बार परमिशन घर वालों से लेकर आया है और आप उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं आनी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको आप समझिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये जो लाइन बनी हुई ना, ये काफी बच्चों को परेशान करती है, और चीजें परेशान तभी करेंगी जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि सर ये क्या है, ये लाइन बीच में बनाकर छोड़ दिया आपने, ये लाइन भी ऐसे बनाकर छोड़ दी है, इनका मतलब क्या है? आइए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। अगर आपका एक एटम ए है और एक एटम बी है, मैं कहता हूं ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप सिंगल बॉन्ड को इस लाइन से ही तो दिखाते हो, सिंगल बॉन्ड है। मैं कहता हूं ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल, तो आप ऐसे ही दिखाओगे। मैं बोलूंगा ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल, तो आप ऐसे दिखाओगे। जितने बॉन्ड है उतनी लाइंस ड्रॉ करोगे इनके बीच में। अगर ये लाइन ड्रॉ की गई है तो जाहिर सी बात है दो एटम्स के बीच में बनते हैं बॉन्ड। तो अगर एटम नहीं दिखाया गया है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन रहा होगा, कार्बन रहा होगा। समझिए इस बात को। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर ये जो बॉन्ड शुरू हुआ है तो ये किसी एटम से शुरू हुआ होगा, और यहां पर ये बॉन्ड खत्म हुआ है तो किसी एटम पर ही खत्म हुआ होगा। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में वो एटम मेंशन नहीं किया गया तो एटम कार्बन रहा होगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब बताइए यहां पर कार्बन है कि नहीं है, टर्मिनल पर हमेशा कार्बन। इसके कितने बॉन्ड बनाने बाकी हैं, तीन। एक तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है आगे की तरफ, तो तीन हाइड्रोजन लगाओ। आगे बताओ यहां पर कार्बन है, यस, ये रहा कार्बन। इस पर आगे कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तीन। ये पहला, ये दूसरा, और ये, इस पर एच लगाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए, यहां पर ये कार्बन है, देखिए, तो ये रहा कार्बन, क्योंकि बॉन्ड खत्म हो रहा है। इसके तीन बॉन्ड पीछे बने और एक बॉन्ड आगे, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं दोस्त, ये बना हुआ। फिर यहां पर कौन है, कार्बन। इसके आगे कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तीन। ये लो तीन, एक पीछे, चार बॉन्ड इसके पूरे हो गए हैं। फिर यहां पर भी कौन है, कार्बन। आगे फिर यहां टर्मिनल पर कौन है, कार्बन, और इस पर कितने एच लगाने पड़ेंगे, तीन एच। तो ये आपके सामने आ जाता है। कई बार इसका आयुपैक नेम पूछ लेता है, बच्चे कार्बन ठीक से काउंट नहीं कर पाने की वजह से सुलट जाते हैं। उनको लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इसके अंदर, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप वो कार्बन ढूंढिए जिनके बॉन्ड कम हैं। इस कार्बन पर फोकस कीजिए, इस कार्बन पर। इस कार्बन पर अगर अपन फोकस करें तो इस कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, पक्का? तो पहले तो इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगाओ। ये लिख दिया मैंने कार्बन, ये एक मिथाइल ग्रुप। इस प्रकार से कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो बॉन्ड तो सारे बनाने पड़ेंगे। एक और मिथाइल लिखो सर इसके ऊपर, ये लिख दिया है मैंने, एक और मिथाइल इसके ऊपर। क्लियर? अब अगर अपन बात करना चाहें तो एक मिनट में देख लेता हूं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे साथ नहीं हुई। अच्छा, वो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो एक आपका मिथाइल ग्रुप और है इस प्रकार से आपके सामने। अब देखो तीन मिथाइल ग्रुप एडजस्ट कर दिए। अब इस क्वेश्चन से मैं क्या सिखाना चाह रहा था, नॉर्मली हम इसको कहां लिखते हैं, राइट में, लेकिन इसमें कहां लिखे, उसके लेफ्ट में। तो ये कोई कंपलसरी आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों मिथाइल इस येलो वाले कार्बन के ऊपर है। तो तीन बॉन्ड तो येलो वाले कार्बन के हो गए। अब एक बचा हुआ है जो कि आगे CH2 वाले कार्बन के साथ, इस कार्बन पर आ गया हूं। इस कार्बन पर दो तो क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के देखो तीन बॉन्ड हो चुके हैं, दो हाइड्रोजन के साथ और एक पीछे कार्बन के साथ। एक बॉन्ड बचा हुआ है जो आगे कार्बन के साथ बना हुआ इसके साथ, और उस पर भी कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये आपके सामने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया है। इसमें आपसे आयुपैक नेम पूछ सकता है, सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ सकता है, या आपको बताने पड़ सकते हैं। जल्दी से निपटाएंगे, नेक्स्ट और लास्ट पर बात करेंगे कि अगर इसको हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखना पड़े तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। टू ही रहता तो फिर आगे वाले में टू रखना पड़ता, फिर डबल बॉन्ड बना देता मैं। हाँ, हाँ, फिर तो रेडिकल मेंशन करना पड़ेगा। चार्ज मेंशन किया जाएगा, रेडिकल है तो मेंशन किया जाएगा।
नहीं, ये मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। नेक्स्ट को उल्टा पाए क्या? देखो इस कार्बन पर फोकस करो, इस कार्बन पर कितने आपके CH3 लगे हुए हैं? 2, पहले लगा दो। तो ये पहला CH3, ये लीजिए। एक और CH3 है, ये लीजिए। 2 CH3 लग गए। बाकी सभी कार्बन्स के बॉन्ड पूरे हो गए। इसके कितने बॉन्ड पूरे हैं अभी तक? 2। टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। तो इस पर लगा हुआ है C2H5। देखिए C2H5 को भी कंडेंस किया गया है। ये आपके सामने था कौन? C2H5। इसको कंडेंस करके ऐसे लिख दिया गया है। तो अब आप इस पर ये 2 ग्रुप लगाइए। ये पहला लगा रहा हूं इथाइल ग्रुप, इस प्रकार से लगा दिया मैंने। इसी को कंडेंस किया गया था। कार्बन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 5। इसी को ही कंडेंस करके भाई उसने लिखा हुआ था क्या? C2H5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कितने हैं ये? 2। तो एक ही लगाया, अभी तो एक और लगाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है। अब आपसे बोलेगा कि काउंट कर दो कितने सिग्मा पाई बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। तो हम बहुत आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हमने बातें की है। सुलटा दिया है। चलिए, तो ये हमारा था कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे सामने चलेंगे कुछ प्रीफिक्स का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछता है। क्या पूछ लेता है हमसे? रिएक्शन में नाम देकर रिएक्शन पूछ लेता है। तो जब तक हमसे नाम से स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, यकीन मानिए किसी काम का नहीं है। आपके सारे जुगाड़ धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपसे स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे यूज ऑफ प्रीफिक्स। यूज ऑफ प्रीफिक्स अगला हमारा टॉपिक है। यूज ऑफ प्रीफिक्स एन कॉमा आइसो एंड नियो। यूज ऑफ प्रीफिक्स एन आइसो एंड नियो। आप सभी जानते हैं ये नाम के सामने आपने कई बार देखा होगा। प्रीफिक्स, इसको पहचानिए। प्रीफिक्स मतलब पहले, नाम से पहले। कई बार आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? एन। कई बार क्या लिखा हुआ मिलेगा? आइसो। और कई बार क्या लिखा हुआ मिलेगा? नियो। तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए इनके समझने के अलग अलग तरीके हैं कि आइसो यूनिट होती है, ये नियो यूनिट होती है। आप एक बात अपने दिमाग में उतार ले, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, एप्लीकेशन बेस्ड है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको लिख कर आना पड़े। इफ दिस यूनिट इज प्रेजेंट एट आइदर टर्मिनल विद नो फर्दर ब्रांचिंग देन आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड। इफ दिस यूनिट इज प्रेजेंट एट आइदर टर्मिनल विद नो फर्दर ब्रांचिंग देन नियो प्रीफिक्स इज यूज्ड। ये धरा का धरा रह जाएगा, कोई पूछेगा ही। आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए नाम से। तो हम उसी पर ही बात करते हैं। मैं सीधा नाम लिखूंगा और फिर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखना है किस प्रकार से हम बात करते हैं। सबसे पहले एन वालों को समझते हैं। देखिए प्रीफिक्स एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? नो ब्रांचिंग, कि उसमें कोई किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। आइए मान लीजिए अगर मुझे बोल दिया जाता है एन ब्यूटेन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एन ब्यूटेन। या मुझे बोल दिया जाता है एन पेंटेन बनाने के लिए, या मुझे बोल दिया जाता है एन हेक्सेन बनाने के लिए। क्लियर? तो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। इस नाम से पहले ही एन आ चुका है। एन का मतलब देयर विल बी नो ब्रांचिंग। कितने कार्बन है? ब्यूट का मतलब 4। तो चारों कार्बन बिना ब्रांचिंग के जाने चाहिए, स्ट्रेट चेन में जाने दीजिए। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए एन, एन का मतलब सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन लगा दो। इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 2 और इस पर 3। खत्म हो गया, एन ब्यूटेन बनकर तैयार। नेक्स्ट एन पेंटेन। पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5। पांचों के पांचों जाएंगे दोस्त स्ट्रेट चेन में विदाउट एनी ब्रांचिंग। क्लियर? अब जितने बॉन्ड कम है उस पर उतने हाइड्रोजन लगा दो। इस पर 3, इस पर 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2 और इस पर 3। क्लियर? एन हेक्सेन। हेक्स का मतलब कितने कार्बन? 6। एन का मतलब स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग।
तो ये जाने दो 6 के 6 कार्बन आप स्ट्रेट चेन। क्लियर? जितने हाइड्रोजन कम है दोस्त उसके ऊपर लगा दो। तो ये आपके सामने एंड जब वो इस्तेमाल करता है, मैंने आपको बता दिया कि उसके नाम किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। N stands for normal, means no branching. सुलटा दिया सभी ने? आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आइसो प्रीफिक्स लगाना सीखेंगे। काफी बच्चे परेशान होते हैं भाई आइसो प्रीफिक्स में कि आइसो प्रीफिक्स कैसे बनाएं, क्योंकि सर लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि ये आइसो यूनिट मौजूद होनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज आइसो यूनिट, और ये यूनिट मौजूद है तो आइसो प्रीफिक्स लिखिए। और बच्चे को ये यूनिट ही समझ में नहीं आती है कि ये यूनिट किसी भी टर्मिनल पर आ जाए विद नो फर्दर ब्रांचिंग। हमें लिखना थोड़ी, हमें तो बनाना है। हमें क्वेश्चन ऐसे आता है, आइसोब्यूटेन रिएक्ट्स विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द फॉर्म्ड मेजर प्रोडक्ट इज। तो जब तक आइसोब्यूटेन नहीं बनेगा मेरी रिएक्शन आगे बढ़ नहीं सकती है। तो मुझे स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए आइसो कैसे इस्तेमाल में लिया जाता है थोड़ा सा सिखाता हूं मैं आपको। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, पेन डाउन होने चाहिए। आइसोब्यूटेन की बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आइसोब्यूटेन। फिर हम सीखेंगे क्या बनाना, आइसोपेंटेन। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें हम सीखेंगे आइसोहेक्सेन। क्लियर? देखो भाई लोगों, आप सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आप तैयारी किसकी करने आए हो। हालांकि ऐसे अभी तक तो किसी ने क्वेश्चन पूछे नहीं है, और कोशिश करो कि आगे भी ना पूछो कि आइसो बनाने के लिए मिनिमम कार्बन बता, नियो बताने के लिए मिनिमम कार्बन बता। अरे ये फर्जी क्वेश्चन है भाई, कोई नहीं पूछता इनको। ये फालतू में हम फील लेने के लिए पूछते रहते हैं। आप पहले ये समझिए आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पुट करने वाला है। फालतू का ज्ञान बटोरने की जरूरत नहीं है। कुछ आगे क्रॉस वेरीफाई भी करते कि जानता है कि नहीं जानता, पिछले वाला तो ये बातें जानता था। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि कोई बात आप जानते हो और मैं, तो आप फिर मेरे बारे में नहीं जानते। सिंपल फंडा ए, क्योंकि मैंने तो केवल ऑर्गेनिक ही पढ़नी है, तुम्हें तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा मतलब वो काम की मतलब नहीं, उसको नहीं पूछा जाना है। तो हमें आइसोब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है? आइसोब्यूटेन। आइए हम आइसोब्यूटेन कैसे बनाएंगे। वर्ड रूट पर जाइए, ब्यूट। कितने कार्बन है? जब भी आपको आइसो यूनिट बनानी हो, टोटल कार्बन में से एक कार्बन हटा दो। क्या बोला मैंने? एक कार्बन हटा दो। तो 4 में से एक हटा दिया, कितने बचे? 3 के 3 कार्बन जाएंगे स्ट्रेट चेन में, चले गए। अब हटाया हुआ कार्बन या तो लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर या राइट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर जोड़ दो, आइसो यूनिट तैयार है। तो अगर आप लेफ्ट कार्बन से दूसरे पर जोड़ोगे तो ये बनेगा, अगर आप राइट से दूसरे पर जोड़ोगे तो ये बनेगा। दोनों सेम ही हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप जितने बॉन्ड कम है उतने क्या लगा दो, हाइड्रोजन। तो यहां पर आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां पर एक। आइसोब्यूटेन तैयार आपके साथ। 1 मिनट सर, आइसो पेंटेन। तो कहां पर जाओ, पेंट। कितने कार्बन है? 5। एक कम करो, कितने की स्ट्रेट चेन? 4 की स्ट्रेट चेन। पक्का? अब बताओ हटाया हुआ कार्बन कहां लगाना है, या तो लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे पर या राइट टर्मिनल से। टर्मिनल का मतलब होता है दोस्त आखिरी कार्बन, मेडिकल है सब बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से दूसरे पर आप कार्बन लगा दो। 1 मिनट सर, मैंने यहां से दूसरे पर नहीं लगाया, मैंने तो राइट से दूसरे पर लगा दिया। तो ये दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। बाकी जिसके जितने बॉन्ड कम है उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार है, किसकी? आइसो पेंटेन की। हमें इस्तेमाल में लेना है तो हमें स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं। आइसोहेक्सेन, एक बार आप सोचो कैसे बनाया जाएगा। हेक्स का मतलब कितने कार्बन है? 6। एक हटाओ, 5 को जाने दो स्ट्रेट चेन में। तो एक हटाकर 5 गए स्ट्रेट चेन में। हटाया हुआ कार्बन या तो लेफ्ट से दूसरे पर लगाओ या फिर राइट से दूसरे पर लगाओ, दोनों सेम ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इन पर हाइड्रोजन लगा दीजिए जितने कम है। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। ये लो, आइसो का इस्तेमाल करना आपने सीख लिया है। सीधी बात, नो बकवास।
जल्दी जल्दी सुलटाते हुए चलेंगे भाई लोग। स्पीड स्पीड मेंटेन करेंगे। सुंदर लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी लिखेंगे, बस आपकी बातें आपको समझ में आ जानी। टोटल में से कार्बन हटा ले, बचे हुए की स्ट्रेट चेन बना ले। हटाया हुआ कार्बन या तो लेफ्ट से दूसरे पर या राइट से दूसरे पर लगा दे, खत्म। चलिए, अब इस जुगाड़ से एक स्ट्रक्चर है जो नहीं बनती, बिल्कुल से एक्सेप्शन के तौर पर हम उसको लिखेंगे, और वो रहेगा आइसोक्टेन। क्लियर? इधर ध्यान दीजिए, जब कोई बात याद करने की ना, हमारा अभी नया नया सफर शुरू हुआ है, आप और मैं अभी जुड़े हैं, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पॉइंट्स एकदम क्लियर है, याद रखना है मतलब खत्म। उसको याद रखने का कोई जुगाड़, सिंपल सी बात है, जैसे आइसोक्टेन की स्ट्रक्चर याद होनी होनी चाहिए, सिंपल। आप याद करते हो दो चीजें, एक जुगाड़ याद करते हो, फिर जुगाड़ से बनने वाली चीज याद करते हो, टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर। तो सिंपल याद करना मतलब याद करना। आइसो ऑक्टेन इस आइसो तरीके से नहीं बनाया जा सकता, वो अलग बात है कि आइसो प्रीफिक्स आया आइसो ऑक्टेन से ही था, और ये खुद का ही एक्सेप्शन बन जाता है। कैसे बनाना है? ऑक्ट का मतलब कितने कार्बन है? 8, तो इसमें 3 हटा लेते हैं, 5 को क्या रखते हैं हम? स्ट्रेट चेन। आगे बात समझ में? अब हटाए हुए कार्बन पर बात करेंगे। हटाए हुआ कार्बन लेफ्ट से दूसरे पर 2 लगा दो, और राइट से दूसरे पर 1 लगा दो, आइसोक्टेन तैयार है। ठीक है, 8 में से 3 हटा लिए, ये याद रखने का जुगाड़ है। कितने बच गए? 5। लेफ्ट से दूसरे पर, राइट से। सर अगर मैंने उल्टा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैंने राइट से दूसरे पर कितने लगा दिए? 2, और लेफ्ट से दूसरे पर कितना लगा दिया? एक ही बात है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो ये आपके सामने तैयार है आइसो ऑक्टेन। क्वेश्चन क्या आ सकता है? आयुपैक नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन इज। तो जब तक हमसे आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तब तक कोई मतलब, अब आपने कितनी भी कहानियां सुनी हो धरी की धरी रह जाएंगे अगर स्ट्रक्चर याद नहीं आई तो याद करना मतलब सिंपल याद करना। दोनों सेम ही है, लिखना पड़ेगा वरना कोई अलग अलग मान ले। ऑर्गेनिक है। कई मास्टर एक हाइड्रोजन भूल जाता है लिखना, तो बच्चा उसको भी स्टार लगा लेता है कि एक हाइड्रोजन कम आएगा, उसको नहीं पता चल रहा है कि इसकी गलती थी ये। हाँ, निपटा दिया है। चलिए, आइसो बनाना सीख लिया है, आइसो ऑक्टेन याद ही रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वो इतनी बार आएगा कि याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम नियो यूनिट लाना सीखेंगे। देखिए, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, इस पर्टिकुलर यूनिट को आप क्या बोलते हैं? नियो यूनिट। पर ये नाम की है, काम की नहीं है। इसको आप कितना रट लो, इससे कोई मतलब। दिस इज नियो यूनिट। ये जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है उसके आगे प्रीफिक्स नियो लग जाता है। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कैसे चलोगे सर आप? एकदम बढ़िया तरीके से देखो, हमें स्ट्रक्चर बनानी है नियो पेंटेन की, हमें स्ट्रक्चर बनानी है किसकी? नियो हेक्सेन की, और हम इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे। पुरानी जो बातें पढ़ी हैं बस उसी में ही कुछ ऐड ऑन कर देंगे। राक्षस, तूने नियो यूनिट गलत लिखी है, मैंने वैलेंसी फ्री रखी है, तूने वहां भी हाइड्रोजन लगा दिया है। निपटा दिया है। चलिए,
अब हम नियो बनाना सीखेंगे। वो यूनिट ठीक है, वो होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? नियोपेंटेन रिएक्ट्स विद दिस, द फॉर्म प्रोडक्ट इज नियोहेक्सेन रिएक्ट्स विद दिस, द फॉर्म प्रोडक्ट इज, या व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ नियोपेंटेन, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ नियोहेक्सेन। कुल मिलाकर स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्त। सबसे पहले टोटल कार्बन काउंट करो। पेंट कितने हैं? आइसो यूनिट बनाने के लिए हम एक कार्बन हटाते थे, नियो यूनिट बनाने के लिए दो हटाएंगे। कितने हटाएंगे? अगर टोटल कितने हैं? 5, तो कितने बच जाएंगे? 3 कार्बन बच गए कि नहीं बच गए? अब हटाए हुए कार्बन दो जो हटा रखे हैं वो कहीं ना कहीं तो लगाने पड़ेंगे, या तो लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे पर, या फिर राइट टर्मिनल से दूसरे पर। मतलब बात सेम है सर, आइसो में एक लगाते थे, नियो में खत्म हो गई कहानी। तो दोनों हटे हुए कार्बन या तो लेफ्ट कार्बन से दूसरे कार्बन पर जोड़ दो। एक मिनट सर, अगर मैंने लेफ्ट से नहीं राइट वाले से जोड़ दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला? ये आपके सामने बनकर तैयार है। अब अगर आपको H लगाने हैं तो जितने बॉन्ड कम है उतने क्या लगा दो? H। तो ये आपके सामने H लग जाएंगे। अब कोशिश कीजिए नियोहेक्सेन का। हेक्स, हेक्स का मतलब कितने कार्बन है? 6। कितने हटाने ले हैं दोस्त? 2। तो कितने बच गए? 4। 4 के बना दो स्टेट चेन। बताइए हटाए हुए कार्बन कहां लगाओगे? या तो लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर, या फिर कहां पर? राइट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर। सर ये अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है, परेशान होने की जरूरत। जितने बॉन्ड कम है दोस्त उतने क्या लगा दो? हाइड्रोजन। ये लीजिए, तो ये आपके सामने तैयार है नियोहेक्सेन। सुलटा दिया है। टोटल में से 2 हटा लो, बचे हुए की स्ट्रेट चेन बना लो। हटे हुए या तो लेफ्ट से दूसरे पर या राइट से दूसरे पर। खत्म। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में टाइम नहीं लगना। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 से 10 मिनट मिलेंगी, उससे ज्यादा अगर टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं पेपर आपका अटकेगा। और उसके लिए आपको एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए कि मिनिमम टाइम में आंसर तक पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। तो आपने एन, आइसो और नियो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना सीख लिया। नाम के आगे कौन आया हुआ है? नियो, तो स्ट्रक्चर बना दिया हमने। कौन आया हुआ है? नियो, तो स्ट्रक्चर बना दी हमने। आइसो आया तो भी स्ट्रक्चर बना दी। एक चीज ऐसी थी जिसको हमें याद करना पड़ा, जो था आइसो ऑक्टेन, और वो याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे सामने आता है, अगला टॉपिक एल्काइल कोमा एल्काइलिन एंड एल्काइलिडीन ग्रुप्स। एल्काइल, एल्काइलिन एंड एल्काइलिडीन ग्रुप्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बात पढ़ाई जा रही है मतलब वो काम की है, नहीं होगी तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। इसका मतलब ऐसे पढ़ा जाता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइलिन ग्रुप एंड एल्काइलिडीन ग्रुप। 3 ग्रुप हमें यहां पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप्स को, बेहद आसान है, लिखिए। When one of the hydrogen is removed, when one of the hydrogen is removed, when one of the hydrogen is removed from alkane, when one of the hydrogen is removed from alkane, comma, alkyl group is formed. Alkyl group is formed when one of the hydrogen is removed from alkane, alkyl group is formed. तो क्या बन जाता है दोस्त? एल्काइल ग्रुप। आइए किस प्रकार की बातें कर रहा है। मान लीजिए ये आपके सामने क्या है? एल्केन। उम्मीद करता हूं एल्केन का तो सबको मालूम होगा। ये मत बोलना कि बिना नेमिंग के तूने शुरू कर दिया। अबे 9 10 में पढ़ाते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन की नेमिंग। +1 +2 का तो कोई लेना देना ही नहीं है।
और 9th-10th में तो सबको पढ़ना पड़ता है, ये मत बोल देना कि +1 +2 कॉमर्स से हूं। तो यहां से अगर अपन बात करना चाहें, H हटाना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपने एल्केन से H हटा दिया तो क्या बनेगा? एल्काइल। क्या बनेगा? एल्काइल। एल्काइल ग्रुप कैसे बनाना है? बस एन हटाकर पीछे क्या लगा देना है? आई। तो ये आपके सामने बन जाएगा क्या? एल्काइल। एल्केन का जनरल फॉर्मूला जानते हो? CnH2n+2। क्योंकि एल्केन में सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। तो अगर आप 3 कार्बन के एल्केन बनाना चाहते हो तो सारे बॉन्ड कैसे बनाने पड़ेंगे? सिंगल। ये बना दिया हमने सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन के। ये लीजिए, ये आपके सामने एक एल्केन बनकर तैयार है। बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं? 3, 3 6 और 2। तो ये आपके सामने है। क्या आप इसका जनरल फॉर्मूला नहीं लिख सकते? अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n प्लस दुगने से 2 ज्यादा, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, दुगने से 2 ज्यादा। अब देखो एकदम अलग लेवल पर दुनिया निकल चुकी है, एकदम अलग। मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। बस हम ये देखते रहते हैं कि ये बता रहा है, ये हमें समझ में आना, इसने जो पढ़ाया मेरे को सब समझ में आया। सिलेक्शन नहीं आएगा ऐसे। सिलेक्शन वाला बच्चा अलग तरीके से अपने अप्रोच रखता है कि मुझे मिनिमम चीजें याद रखनी है, और याद रखूंगा तो ऐसे जिससे बहुत सारी चीजें बनेंगी। अब भाई साहब बच्चे जर्नल फॉर्मूला तक याद करके बैठे हैं। क्या? अल्केन का ये, एल्कीन का ये, अल्कोहल का ये, एल्डिहाइड का ये, अल्काइल हैलाइड का ये, डीयू निकालकर कि डीयू से जर्नल फॉर्मूला दनादन दनादन। वो बच्चा पागल भी हो रहा है कि अरे भाई मैंने क्या सीख लिया। अबे दिमाग से पैदल है तू, खाली है एकदम ऊपर का फ्लोर। क्योंकि तेरे को बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, तो कोई भी एक एल्कोहल बनाकर पुट करके देख ले। क्या रट्टा मार रहा है? सब्जेक्टिव पेपर है क्या? सब्जेक्टिव होता तो बनाकर देना पड़ता हमें। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर मेरे पास लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, तो मैंने ये बना लिया प्रोपेन। अब इसमें इनपुट करके देख लूंगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो है, जो नहीं करेगा वो। क्यों रट्टू भाई? तो चीजों को मिनिमाइज कीजिए। लेकिन हम इस बात पर कभी चलते नहीं है, हम तो बस इस बात पर झूमते हैं कि कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो समझ में। एग्जाम में भी तो अप्रोच अपनी क्लियर होनी। चलिए, तो अगर आप एल्केन में से एच हटाने पर एल्काइल ग्रुप बनाते हो तो बताइए कितना एच हटाना है? ए। तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, नहीं अब क्या होगा? प्लस। ये हमारे साथ जल्दी से नोट कीजिए, 1-2 पॉइंट लिखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ऑर्गेनिक में जब भी आपको कार्बन ना मालूम हो, अल्क लिख दिया करो। अल्क मतलब कार्बन मालूम नहीं। अगला पॉइंट लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज। एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिख दो, आर से लिखा जाता है। एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिख दो। ये एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइए कुछ बातें हम यहां पर सीखते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास है CH4, आप सभी जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। अगर मुझे मीथेन से एक एच हटाना पड़ जाए दोस्त, आप बताओ कौन सा एच हटाऊं? एक ही तो कार्बन है, कैसी बातें कर रहे हो सर? अगर मुझे एक एच हटाना पड़ जाए तो ये फ्री वैलेंसी हो गई। अब देखो ये था एल्केन, ऊपर वाले में इसमें ये फर्क है कि इसमें कार्बन मालूम नहीं थे तो क्या लिखा हुआ था? अल्क। और इसमें कितना कार्बन है? एक, तो एक कार्बन के लिए मैथ। इतना फर्क है बस। जब कार्बन मालूम नहीं होता तो हम अल्क लिख देते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, जब मालूम है तो वर्ड रूट लिख देते हैं। तो अगर मुझे एल्केन से एच हटाने पर क्या बन रहा है? एल्काइल। तो यहां पर आप समझो एन को क्या कर देना है? ड्रॉप, और एन की जगह क्या लगा देना है? आई। सिंपल। तो ये आपके सामने मैथ और पीछे क्या लगेगा? मिथाइल। सिंपल। इट इज एब्रीवेटेड एच, इन शॉर्ट इसको क्या लिखा जाएगा? एमी। आप समझ गए होंगे, मिथाइल के पहले 2 अल्फाबेट उठा लिए गए हैं। अभी आप देखते रहिए ध्यान से।
मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है इथेन। क्या है? इथेन। आगे बात समझ में? अब बताइए इथेन में से एक एच हटाना है, कौन सा हटाऊं? कौन सा एच हटाया जाए? कोई सा भी हटा सकते हो सर। यहां से हटाओगे, ये पहला है, इधर से ये पहला है, यहां से हटाओगे तो यहां से हटाने की जरूरत, कहीं से भी एच हटा लो। अगर आपने हटा लिया तो इस कार्बन की वैलेंस क्या हो जाएगी दोस्त? फ्री। ध्यान से सुनते जाइए। तो ये था इथेन, तो ये क्या बन जाएगा? एन हटाकर आइल लगा दो पीछे, तो ये बन जाएगा इथाइल। क्या बन जाएगा? इथाइल। क्लियर? एब्रीवेटेड एज, आप बताइए पहले दो अल्फाबेट ईटी, तो कई जगह आपको ईटी लिखा हुआ मिलेगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप को कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेगा? थोड़ी देर पर हमने लिखा था, अगर आपको याद हो तो कैसे लिखेगा? C2H5। तो कई बार आपको जब C2H5 लिखा हुआ मिले मतलब समझ जाओ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने ये कौन है? प्रोपेन। कौन है? प्रोपेन। और मैंने यहां से क्या हटा दिया है? H। तो बताइए मैं यहां से हटा रहा हूं, या तो यहां से या यहां से, किनारे से, तो ये जो आपके सामने ग्रुप बनकर आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? प्रोपाइल। तो ये आपके सामने बन जाएगा प्रोपाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल, तो ये हमारे सामने था प्रोपेन और वो बन गया प्रोपाइल। इन शॉर्ट इसको क्या लिख देते हैं? PR एज एब्रीवेशन। सुलटा दीजिए। सुलटा दिया भाई लोगों? देखो ऑर्गेनिक में जब भी ये R लिखा होता है ना, बहुत परेशान करता है, और पर्टिकुलरली रिएक्शंस में परेशान कर देता हमें। तो ये R ग्रुप का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है। अब ये मत सोच लेना कि इन तीनों में से कोई है, नहीं, कोई भी ऐसा है जिसमें से एल्केन से H हटा हुआ है। सिंपल सी बात। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं ROH, इसका मतलब ये वो पार्ट है जिसमें एल्केन से H हटाया गया है और कौन जोड़ दिया गया है? OH। सिंपल सी बात है। तो R मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं उससे कोई लेना देना, मतलब आपका एल्केन से H हटा हुआ पार्ट पीछे बचा हुआ है। ठीक है? कई बार हम इस प्रकार से लिख देते हैं RX, तो आप समझ जाओ R मतलब एल्काइल पार्ट है, जिसकी कोई डिसाइडेड साइज नहीं है, कार्बन नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, बस इतना मालूम है कि उस एल्केन में से एक H हटाने के बाद का बचा हुआ पार्ट जो है वो एल्काइल पार्ट है। इसका नॉर्मली रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि ये रिएक्शन डिसाइड नहीं करेगा। रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा? OH एंड X। तो इन पर हमारा फोकस होता है, ये तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हमने बात कर ली है किसकी? एल्काइल ग्रुप की। अब हम बात करेंगे एल्काइलिन एंड अगर अपन बात करना चाहें एल्काइलिडीन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलिए ध्यान रहे, स्पीड आपको मेंटेन करनी है। अगर मैंने मीथेन से एक एच हटाया दोस्त, तो आपके सामने बनकर आ गया था CH3। ये हमारे सामने था मीथेन, एच हटाने पर क्या बन गया था? मिथाइल। आगे बात समझ में? मुझे एक एच और हटाना है, आप बताइए एक और एच कौन से कार्बन से हटाऊं? क्या मेरे पास कोई चॉइस है? नो, एक ही तो कार्बन है। तो अगर मैंने यहां से एच हटा दिया है तो एक ही कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री कर दी है? 2। तो इसको दोस्त या तो आप क्या बोल सकते हैं? मिथाइलिन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? मिथाइलिडीन। थोड़ी देर बाद दोनों में डिफरेंस क्लियर करूंगा, अभी दोनों में एक ही बात है। आप मिथाइलिन बोलो या मिथाइलिडीन बोलो, मतलब एक कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री की गई है? 2। तो इसमें एक फ्री करोगे तो मिथाइल, एक से ज्यादा फ्री करोगे यानी कि 2 फ्री करोगे तो मिथाइलिन या मिथाइलिडीन का इस्तेमाल
होता है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब वो लैंग्वेज में बात करता है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइलिन ग्रुप। आपको बताऊं, देखिए, आइए, आपने पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो बताना थोड़ा सा आसान है। समझिए, जिन्होंने पहले पढ़ी है याद आ जाए, अच्छी बात है। जिनको नहीं आए उनको परेशान होने की जरूरत। दोस्त, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। याद आ गया? कार्बोनिल ग्रुप। देखिए, मैंने 2 लेक्चर की लिंक शेयर की है टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। मैंने कल भी शायद बताया होगा, जब आप सर्च करेंगे इट्स YSY तो आपके सामने चैनल निकल कर आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बातें जो होंगी वो काम की ही होंगी, कभी कभी पर्सनल पब्लिसिटी भी हो जाएगी तो माफ कर देना, पर ऐसा बहुत ही कम होगा। ज्यादातर बातें काम की होंगी, कभी हो जाए तो समझ जाओगे सबको एडवर्टीजमेंट की जरूरत, ये भी बेचारा कर रहा है, माफ करो। आइए वापस आते हैं। अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, CO कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को बोलते हैं दोस्त हम कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में पाया जाता है। उन 2 लेक्चर्स में मैंने फंक्शनल ग्रुप भी समझाए हैं, तो आप आज या कल में वो एक बार देख लें तो आपको नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। और वो बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा भी, लेकिन पहले से देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। अगर ये कार्बोनिल है आपके सामने एल्डिहाइड, या फिर अगर अपन बात करना चाहें कीटोन का, किसी और का नहीं होना चाहिए, तो 2 फेमस आपके सामने रिडक्शन आते हैं जो इस कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक आता है, अगर आपको याद आ रहा हो, ZnHG, साथ में कंसंट्रेटेड HCl। कुछ याद आ रहा है? इसका नाम है दोस्त क्लीमेंसन। क्या नाम है? क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए, जो पढ़े हैं उनके लिए बीच बीच में ऐसी बातें होती रहेंगी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको घबराने की जरूरत, वो जब रिवाइज करेंगे तब ये बात याद आ जाएगी। ठीक है, एक और आपके सामने था, कौन? NH2 नाम बोल अनपढ़ की तरह, क्या बोल रहा है? हाइड्राजीन। KOH या NaOH की प्रेजेंस में क्या कर देते हो? हीट। क्या कहलाता है? वुल्फ किस्नर। तो ये आपके सामने रहता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इन दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से CO बॉन्ड, कौन सा CO बॉन्ड? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का CO बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहां से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और इस ऑक्सीजन की जगह कौन लगे हुए मिलेंगे आपको? हाइड्रोजन्स। यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन लगे हुए मिलेंगे और इसी को ही आप कौन सा बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। तो ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? मिथाइलिन ग्रुप। क्योंकि वहां चलकर बहुत सारे बच्चों को ये मिथाइलिन समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि वुल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन रिड्यूसेज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू द करस्पॉन्डिंग एल्केन। एल्केन में रिड्यूस हो जाता है। और एग्जामिनर पूछता है, यूजिंग विच रिड्यूसिंग एजेंट द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द मिथाइलिन ग्रुप। बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके फंडे क्लियर। तो ये देखो, यहां से ऑक्सीजन हटाकर CH2 लगा दिया। अब यहां आपका क्या है? या तो H होना चाहिए या R। वैलेंसी फ्री है कि नहीं है? इसकी भी कितनी वैलेंसी फ्री है? तो एक बार आंख खोल के देखो, ऊपर मिथाइलिन तो लिखा हुआ है। तो ये मिथाइलिन ग्रुप के अंदर क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। ये आगे का पार्ट है भाई, लेकिन ये CO एल्डिहाइड और कीटोन का ही होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात काफी पहले बता दी है मैंने, क्योंकि आप ऐसे रटते हो CO को CH2 बना देगा, CO को CH2 बना देगा। किसके CO को? ये भी तो याद होना चाहिए। एस्टर के CO को बनाएगा? नहीं। एसिड के CO को बनाएगा? नो। एनहाइड्राइड के CO को बनाएगा? नहीं। केवल एल्डिहाइड्स और कीटोन के CO को। यही ऑर्गेनिक है और क्या है। सुलटा दिया है, स्पीड बढ़ाएंगे भाई। अब
आपने लिख लिया क्या? आप शब्द मत कहो, जूते जैसा चारा मत बनाओ, स्पीड बढ़ाओ। लिमिटेड टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट करने के लिए जाना है हमें। ऐसा थोड़ी है कि कोई टाइम ही, ऐसी उम्मीद मत करना कि आप फिर से बोल दोगे कि मेरे को टाइम कब मिला था, ग्रेस मार्क्स दे दो, मेरे वाले मास्टर ने पढ़ाया नहीं था, ग्रेस मार्क्स दे दो, मेरा 5वां ड्रॉप था, मुझे भी कुछ ग्रेस मार्क्स। ऐसा कुछ सुनने वाला, मैं धीरे लिखता हूं, मुझे भी कुछ ग्रेस मार्क्स दे दो। जो होना था वो हो गया, बार बार नहीं होती चीजें। आपको भी फायदा मिला है, ऐसी बात नीट में इस बार नहीं मिला, कोविड में तो मिला है। राक्षसों आदों से +2 नहीं होनी थी, आज वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कोविड की बदौलत। ऐसे सोच रहे थे कि नीट में भी कुछ ऐसा ही हो जाए जैसे बोर्ड के एग्जाम में हुआ था, सीधे डॉक्टर बन जाएं, फिर ये जनसंख्या कम करने का कानून लाना ही हम ही कर देंगे 5 साल बाद, दड़ादड़ दनादन निकलेंगे पेशेंट। ऐसे था, लिखिए, नोट लगाकर लिखेंगे। बात आगे की है, लेकिन आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं। तो जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, याद आएगा, नहीं आया उसको घबराने की जरूरत, रिवीजन पे याद आ जाएगा। यूजिंग वुल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन, using Wolff-Kissner and Clemenson reduction, using Wolff-Kissner and Clemenson reduction, using Wolff-Kissner and Clemenson reduction, the carbonyl group of aldehydes and ketones, underline the word aldehydes and ketones, the carbonyl group of aldehydes and ketones, the carbonyl group of aldehydes and ketones, the carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to methylene group, is reduced to methylene group, is reduced to methylene group। कुछ नहीं कह रहा है कि CO का क्या बना देगा, CS2, और इसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। ये बात ना जानते हुए आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। लेकिन CO या तो एल्डिहाइड का हो या हर किसी का CO नहीं चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ सकता हूं। तो ये आपने मिथाइलिन या मिथाइलिन डीन ग्रुप समझा, दोनों ऑप्शनल है, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस है भी या नहीं है अभी बताएंगे। मान लीजिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, इथेन। भाई लोगों मुझे पहला H हटाना है। क्या हटाना है? पहला H। बताइए कौन से कार्बन से हटाऊं? देखो इधर से ये पहला, उधर से ये पहला, कोई फर्क पड़ने वाला? तो अगर मैंने पहला H हटाना है तो मैं कहीं से भी हटा सकता हूं। मान लीजिए मैंने इधर वाले कार्बन से H हटा दिया, तो इस कार्बन की इक्विवेलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। एक H हटाने पर आपका कौन सा ग्रुप बनता है, एल्काइल। अगर ये इथेन था तो ये क्या बनेगा आपके सामने, इथाइल। आगे बात समझ में? सो दिस इज योर इथाइल ग्रुप। अब मुझे एक H और हटाना है। जब आप दूसरा H हटाते हो ना, तो या तो इथाइलिन या फिर इथाइलिडीन, यानी कि या तो एल्काइलिन या एल्काइलिडीन ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपके पास चॉइस है दोस्तों, आप दो जगह से H हटा सकते हो। 1 मिनट सर, हमें नहीं चमका, आप चमकाइए, कहां कहां से हटा सकते हैं। देखो, जिससे पहले ही H हट चुका है वहां से भी हटा सकते हो। अगर आपने इसी से ही दूसरा H हटा दिया तो इसी कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएंगी दोस्त, 2 वैलेंसी फ्री कर दी। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि इसका मत हटाओ, उसका हटाओ जिसका अभी तक हटाई नहीं है। मतलब यहां से आप H हटा दीजिए, यहां से तो पहले ही हटा हुआ था। मैं कलर का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये वाला पहले से ही हटा हुआ था, अब की बार आपने ये हटा दिया, तो आपको अब समझ में आएगा। इसमें दोनों एक के हटे हुए हैं, इसमें दोनों आजू बाजू से हटा दिए। तो अब नाम में डिफरेंस आने वाला है। अगर एक का ही आपने हटा दिया है तो इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। क्लियर? आप बताइए अल्क कितने कार्बन है इसमें, 2। तो अब आप इसका नाम पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, क्या, इथाइलिडीन। आगे बात समझ में? और जब आप आजू बाजू से हटाते हो तो दोस्त इसको लिखते हम एल्काइलिन। अब आप समझ गए कितने कार्बन है, 2। तो एल्क की जगह बस नंबर ऑफ कार्बन रख दो। कितने कार्बन है, 2। तो ये हमारे सामने बन जाएगा इथाइलिन।
तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आपको एल्काइलिन और एल्काइलिन ग्रुप्स में डिफरेंस क्लियर हुआ? लेकिन मिथाइलिन और मिथाइलिडिन में कोई डिफरेंस, क्यों? एक ही तो कार्बन है, कुछ भी बनाओगे वही बनकर आ जाएगा। अब आप बोलोगे क्या सर यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं? दोस्त, अगर नहीं बन रहे होते तो अपन बात ही नहीं कर रहे होते। सिंपल सा फंडा है, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव, वही पढ़ो जो पूछा जाता है। आइए नाम से कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं भाई। इथाइलिन डाई क्लोराइड, इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। आइए हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाम हमें दिए हुए हैं, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? क्या सर मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड? ना। जैसे इसका इस्तेमाल खूबसूरती से जेईई मेंस ने किया अभी रिसेंटली, ठीक है? हम आए हुए क्वेश्चंस का ईयर मेंशन मैं नहीं करता हूं भाई, ना तो आए हुए क्वेश्चन की ईयर मेंशन करता हूं, ना मैं उस पर लिखता हूं कि ये आ चुका है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पेज पलटते तुम केवल उसी बात को पढ़ते हो और कौन सा आएगा किसी को मालूम नहीं है। मुझे तो एटलीस्ट नहीं है, तो मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं लिखता हूं। अगर मुझे मालूम होना तो यकीन मानिए मैं 17 ही क्वेश्चन पढ़ा हूं पूरी साल में, 18वां भी नहीं पढ़ा हूं। कॉन्फिडेंस हो तो इस लेवल का हो। और अगर अब कोई कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ये नीट 2025 का है, तो फिर सीबीआई को उसको धर लेना चाहिए। पेपर लेकर बैठा है, इसका मतलब वो पता चल रहा है कौन पेपर लीक कर रहा है, ठीक है? तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। आइए स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं। क्या आप इथाइलिन की स्ट्रक्चर बना पाओगे? एल्काइलिन एक ही कार्बन के आजू बाजू से, आजू बाजू से, तो आपको आजू बाजू वाले कार्बन से वैलेंसी क्या कर देनी है? फ्री कर देनी है। अब आप बताओ फ्री वैलेंसी पर क्या लगा देना है? क्लोरीन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो ये आपके सामने आ गया। नेक्स्ट इथाइलिन नहीं, इथाइलिडीन, ये आपको डिफरेंस कर रहा है क्लियर, इसमें और इसमें। इसमें एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री कर देनी है दोस्त। अगर एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री कर दी जाए तो आप बताइए ऐसा बनेगा? ये लगाना कौन है? ब्रोमीन। तो ये आपके सामने लगा दिया। जेईई मेंस ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा, या तो इसका कॉमन नेम देकर आयुपैक नेम पूछा या इन दोनों में से किसी एक का पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि आयुपैक नेम ऑफ द इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो नाम कैसे लिख दोगे? या फिर आगे चलकर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स पढ़ा हो तो उसमें क्वेश्चन आता है, when ethylene dichloride is reacted with aqueous KOH, the formed product is, when ethylidene dichloride is reacted with aqueous KOH, the formed product is, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। तो इस तरीके से एग्जामिनर का इस्तेमाल करता है। आइए इन पर हम बात करते हैं। देखिए, जब आपके लगे हुए सेम एटम्स और ग्रुप एडजेसेंट एटम्स पर होते हैं, जैसे यहां पर कौन लगा हुआ है? Cl, यहां पर भी कौन लगा हुआ है? Cl, क्लियर? जब ये एडजेसेंट एटम्स पर होते हैं तो हम इस्तेमाल में लेते हैं विसिनल। क्या इस्तेमाल में लेते हैं? तो इस हैलाइड को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। हेलोजन के हिसाब से नाम बदल जाएगा, लेकिन हम विसिनल का इस्तेमाल कब करते हैं समझ गए? जब एडजेसेंट एटम्स पर लगे, एडजेसेंट पर। विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी। तो ये आपके सामने एक विसिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी है। कई बार इसको इन शॉर्ट पूरा ना लिखकर क्या लिख देता है? विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। आगे बात समझ में? चलिए, अगर लगे हुए सेम एटम और ग्रुप एक ही एटम पर आ जाते हैं, आजू बाजू ना आकर,
एक ही एटम पर, सेम पर ही जुड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल। जेमिनल डाई हैलाइड। और जेमिनल पूरा ना लिखकर कई बार क्या लिख देता है? जेम डाई हैलाइड। क्योंकि हम हर बात जानते हुए चलेंगे, रिस्क लेने के जोन में अब हम लोग नहीं है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, भले हमें पढ़ना पड़ जाए। क्लियर? तो जेमिनल और विसिनल क्लियर हुआ। विसिनल मतलब एडजेसेंट, जेमिनल मतलब एक पर ही। आते हैं इथाइलिन, ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल। इनकी स्ट्रक्चर बनाने से पहले दोस्त आपको ग्लाइकोल मालूम होना चाहिए। अगर आप ग्लाइकोल के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। ग्लाइकोल हम किसके लिए लिखते हैं? ग्लाइकोल हम लिखते हैं विसिनल डाइओल के लिए। विसिनल डाइओल को हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोल। विसिनल का मतलब एक पर ही कि आजू बाजू, डाई का मतलब दो, ओल का मतलब एल्कोहल। जब एडजेसेंट एटम्स पर OH आता है ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मींस विसिनल डाइओल। ठीक है, अब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखो। इथाइलिन, उम्मीद है ये तो स्ट्रक्चर बना ही लोगे आप। एक की वैलेंसी फ्री करूं कि आजू बाजू की? ये तो बन गया इथाइलिन। यहां आ गए, अब रुक गए, ग्लाइकोल का मालूम नहीं है। तो ग्लाइकोल का मतलब होता है डाइओल, और दोनों OH कहां होने चाहिए? एडजेसेंट। तो ये तो अपने आप ही एडजेसेंट पर जाएंगे क्योंकि वैलेंसी एडजेसेंट की ही फ्री है। तो ये आपके सामने आ जाएगा OH एंड OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट बताइए, क्या आप प्रोपाइलिन यूनिट बना सकते हैं? प्रोप का मतलब कितने कार्बन दोस्त? 3। बताओ कौन से कार्बन से H हटाओगे? 2 हटाने हैं, एक इससे और एक उससे हटा दूं, एडजेसेंट। यहां से हिंट नहीं लग रहा तो यहां से हिंट लगा, ग्लाइकोल OH कहां होंगे? आजू बाजू, कहीं ना कहीं से तो हिंट लगना चाहिए। तो या तो इन दोनों की वैलेंसी फ्री करो या उन दोनों की वैलेंसी फ्री करो। मैंने इन दोनों की वैलेंसी फ्री करके क्या लगा दिया है? OH एंड OH। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अरे क्वेश्चन वो बना लेगा, अच्छा एग्जामिनर हुआ तो बढ़िया तरीके से। Propylene glycol is reacted with excess of HI. The formed product is, चला गया चैप्टर अल्कोहल में, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। वो बना लेगा, उसका काम है ये। तो हमें ये सब मालूम होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर होनी भी नहीं चाहिए। जेमिनल क्लियर हुआ, विसिनल क्लियर हुआ। विसिनल का मतलब एडजेसेंट पर, ठीक है। जेमिनल का मतलब एक पर। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको लगता है मैं भूल जाऊंगा, वो ऐसी बातें लिख लिया करो। विसिनल मतलब एडजेसेंट पर, जेमिनल के नीचे एक पर, तो दोनों एक पर ही लग जाएंगे। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, हमारा सेम टॉपिक ही कंटिन्यू है। अब हम एन एल्काइल ग्रुप्स बनाना सीखेंगे। एन एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स ही कंटिन्यू है, हेडिंग बदलने की जरूरत नहीं है। एन एल्काइल ग्रुप्स हम बनाना सीखेंगे। आप जानते हैं इसमें एन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रीफिक्स है कि नहीं है? तो एन आपका प्रीफिक्स है जो बताता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब नो ब्रांचिंग, कि ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं एन एल्काइल ग्रुप बनाने की, यानी कि हम एन प्रोपाइल बनाएंगे, हम एन ब्यूटाइल बनाएंगे, हम एन पेंटाइल बनाएंगे। ऐसे ग्रुप्स के बनाने की बातें कर रहे हैं। नॉर्मली बच्चों को यह बात मालूम होती है कि एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। लेकिन एन एल्काइल ग्रुप का मतलब उनको मालूम नहीं होता, आधी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। यहां से देखने पर उसको क्लियर है कि एल्काइल है, मतलब एल्केन से क्या हटा हुआ है? H। एक या दो? एक। लेकिन कौन सा हटा हुआ है ये क्लियर नहीं होता है बच्चे को। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे बनाना है एन प्रोपेन, ध्यान से सुनेंगे, सॉरी एन प्रोपाइल। क्या बनाना है? एन प्रोपाइल। आप सभी समझ गए कहां से बनकर आएगा ये? प्रोपेन से। पक्का? कौन सी प्रोपेन से बनेगा? नॉर्मल प्रोपेन से बनेगा। एच हटने पर ही तो बना होगा। तो नॉर्मल प्रोपेन आपकी वो रहेगी जिसमें सारे कार्बन किस में रहेंगे? स्ट्रेट चेन में। अब आप बोलोगे कि नॉर्मल प्रोपेन से, किससे?
नॉर्मल प्रोपेन से H हटा दो तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, N प्रोपाइल। गलत, क्योंकि H कौन सा हटाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप N प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी का ध्यान इधर हो, अगर आप N प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका आखिरी कार्बन का H हटा होना, टर्मिनल से H हटेगा, बीच से कभी नहीं हटेगा। या तो लेफ्ट वाले टर्मिनल से या H हटेगा, लेकिन कहां से? टर्मिनल से। आगे बात समझ में? तो अगर मुझे H हटाना है तो मैं तो या तो यहां से हटाऊंगा, तो फिर यहां से हटाने की जरूरत, एक ही बात है। तो आपका N प्रोपाइल ग्रुप दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। ये छोटी छोटी बातें सुलटा के चली जाती है। तो ये आपके सामने आ गया है N प्रोपाइल। कई बार N मेंशन भी नहीं करता है, सिंपल क्या बोल दे? प्रोपाइल। अगर सिंपल प्रोपाइल बोल रहा है तो आप मान लीजिए N प्रोपाइल की बात हो रही है। N को मेंशन कर देता है, कई बार मेंशन नहीं करता है। आइए, हमें बनाना है N ब्यूटाइल। क्या बनाना है? N ब्यूटाइल। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए N ब्यूटाइल कैसे बनेगा? कौन सी ब्यूटेन से? नॉर्मल ब्यूटेन से, एग्जैक्टली। तो N ब्यूटाइल बनाने के लिए पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये हमारे सामने है N ब्यूटेन, और हमें यह भी मालूम है कि H हटाना है यहां से। लेकिन दोस्तों H कौन सा हटाना है? टर्मिनल वाला। ये बात आधे लोग नहीं जानते हैं, बस N नॉर्मल बताता है ये तो जान लेते हैं। तो H कौन सा हटाना है दोस्त? टर्मिनल वाला। इसका मतलब अगर आप यहां से H हटा रहे हो तो यहां से H हटाने की जरूरत नहीं है। H की यहां से आखिरी कार्बन की H हटाकर वैलेंसी को आप फ्री कर दीजिए, तो आपके सामने ये बनकर आ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर आपको बनाना है क्या? N पेंटाइल। तो आप N पेंटाइल ग्रुप बनाकर दिखाएं मुझे। नॉर्मल पेंटाइल कैसे बनाओगे? इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है क्या? है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी सुनने को मिलेगा, सर इसने मेरी पीछे टी शर्ट पे पेन चला दिया, सर इसने मेरा पेन छीन लिया। बच्चों वाली हरकतें हैं। फिर मैं बता रहा हूं गलत जगह पर आ गए हैं, समय से पहले पहुंच गए आप लोग। इसका मतलब है कॉलेज में पहुंचने में समय लगेगा। ऐसी वैसी बातें मत किया करो, मैं आपको बता देता हूं। मैं, आप जिस फेज से गुजर रहे हो मैं गुजर, आप जो जानते हो वो सब मैं जानता हूं। अगर आपको लगता है कि ये नहीं जानता तो अकेले में आके बता देना, मैं सुन लूंगा। ठीक है? पब्लिकली बताने की जरूरत, इतनी तो इज्जत रखो ना कि आप जानते हो और मैं नहीं जानता हूं, तो पब्लिकली बेइज्जती मत करो कि सर ये, इसका मतलब ये होता है, समझ लो आगे से आपको काम आएगा। मैं सुन लूंगा बहुत धैर्य के साथ, लेकिन क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना। मैं आपको थैंक यू भी बोलूंगा, और कोई अच्छी बात हुई तो अगले दिन बता भी दूंगा कि देखो एक बच्चे ने ही बताया है। पर यकीन मानिए आप अकेले में ऐसी बात करोगे नहीं जो सबको बताई जा सके कि सर बस आप सुन लो, बाकी किसी से डिस्कस। हाँ, आपको बता रहे हैं हम आपको। चलिए एन पेंटाइल की बात करते हैं। तो एन पेंटाइल दोस्त बनेगा कहां से? एन पेंटेन से, यानी कि नॉर्मल पेंटेन से। लेकिन नॉर्मल पेंटेन में भी बहुत सारे एच होते हैं दोस्त, कौन सा एच हटाना पड़ेगा? ये हमारे सामने है एन पेंटेन, तो उसमें से कौन सा एच हटाना पड़ेगा? टर्मिनल वाला। तो यहां से जब टर्मिनल से एच हटा दोगे तो ये आपके सामने बनकर आ जाता है कुछ इस प्रकार से। अगर अपन बात करें एन पेंटाइल, एन लिखू ना लिखू एक ही बात है। नोट लगाकर एक पॉइंट लिखेंगे। नोट मतलब ध्यान देना है, वो ये नहीं कि मैं पूछ ही लूंगा उसको। कई बार पेंटाइल की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है? अमाइल। अमाइल लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एन अमाइल एल्कोहल, एन अमाइल अमीन, इन दोनों की स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। अमाइल पेंटाइल के लिए इस्तेमाल में लिखा जाता है। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि अमाइल का मतलब क्या है, तो अमाइल की जगह आप क्या मान लें?
पेंटाइल। तो नॉर्मल पेंटाइल, पांचों कार्बन किसमें? स्ट्रेट चेन में। और कौन से कार्बन का एच हटा होगा? आखिरी का। और एल्कोहल का मतलब क्या जोड़ना है? केवल OH। तो ये बनकर आ गया। जिसके जितने बॉन्ड कम है अपने आप से लगा लेना। नेक्स्ट पूछ रहा है एन अमाइल अमीन। अमाइल का मतलब क्या होता है? पेंटाइल। आप कितनी बार भी इसको याद करो, अगर क्वेश्चन कर लिया ना अपने आप समझ में आ जाता है। अगर आप ये पढ़ोगे पेंटाइल की जगह अमाइल, लेकिन टाइम पर याद, क्वेश्चन करो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। तो नॉर्मल है, 5 के 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में रहेंगे। कौन से कार्बन से एच हटाना है? आखिरी। और अमीन का मतलब क्या लगा देना है? NH2। अमीन जब बोले तो NH2 लगा देना दोस्त। अल्कोहल जब बोले तो OH लगा देना दोस्त। तो यहां पर आपका NH2 लग जाएगा। अब जिसके जितने बॉन्ड कम थे उस पर उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये चित्रकला की काम है, आप खुद से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास का आपको टास्क दिया है, जो पहले से कमजोर हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं वो 2 लेक्चर देख कर आए, आपको नेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।